40 करोड़ परिवारजनों, आज भारत के सुनहरे इतिहास में एक काला दिन था। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे गांधी जी को गोली मार देता है। अब इस चीज का इम्पैक्ट जो पार्टीशन के बाद शायद उस समय गांधी एरा में ये दूसरी सबसे बड़ी चीज थी। इसके बाद वो एक इम्पैक्ट पड़ता है जो शायद कई राइटिस्ट लोग सुनना नहीं चाहते कि गांधी जी की डेथ ने भी भारत के लिए उस समय सिचुएशन को शांत कर दिया था, उन राइट्स को शांत कर दिया था। पर तब भी गांधी जी को आज भी उन्हें हेट क्यों किया जाता है, जब हमें सब कुछ पता है। अब हमें सब कुछ पता है कि उस समय क्या हुआ था। अब हम देखते हैं कि हुआ क्या था। गांधी जी जाते हैं 1924, एक पॉइंट है कि 1924 को नॉर्थ इंडिया में राइट्स चल रहे थे, जाते हैं उन्हें शांत कराते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे खून भी बहाना पड़ेगा इंडिया की यूनिटी को बनाए रखने के लिए, मैं बहाऊंगा। इसी लाइन को शायद नाथूराम गोडसे ने सुना और यही एक कॉपी पेस्ट लाइन उसके बयान में आई थी जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपना अपनी उस एक बहुत काले शब्दों वाली स्पीच दे रहा था, अपनी सफाई दे रहा था। गांधी जी के हमने कई अलग एंगल्स देखे हैं, किस तरह उन्हें लोग प्रेजेंट करते हैं, पर एक एंगल हमने उनका बहुत कम देखा है कि गांधी जी की डेथ के बाद इंडिया में क्या चेंजेस आए। पहली बात थी कि जब गांधी जी की डेथ हुई तब वो इतना सारा इम्पैक्ट इस पूरे दुनिया पे, इस पूरे वर्ल्ड पे क्रिएट कर गए थे। यूरोप में हिटलर के एट्रोसिटीज के बाद ज्यूइश लोगों के लिए भी, अफ्रीका में होने वाली स्लेवरी के लिए भी, अफ्रीका में तब भी स्लेव थे अफ्रीकन लोग यूरोप के द्वारा। पर गांधी जी का ये जो इम्पैक्ट था, इसने धीरे धीरे इन बेड़ियों को तोड़ दिया। अब हम आते हैं एक और एंगल की ओर। ये गांधी जी से रिलेटेड जरूर है पर उनका नहीं है। ये है नाथूराम गोडसे का एंगल कि एक साइकोज जो इतने आइडियोलॉजिकली ड्रिवन होते हैं, एक जगह एक नदी की पात की तरह होते हैं कि जब तक उन्हें सही से समझाया ना जाए या फिर उनके आइडियोलॉजी जो जहर की तरह बह रही है कहीं पे, उसे एक शिक्षा के बांध से रोका ना जाए, तब तक वो अपना पाथ चेंज नहीं करती। ऐसी ही कुछ चीजें की थी नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन, बहुत ही ज्यादा राइटिस्ट आप कह सकते हैं। मुसोलिनी की जो आइडियोलॉजी, इटालियन डिक्टेटर मुसोलिनी, हिटलर के बाद यूरोप का दूसरा फांसीवादी जो डिक्टेटर था, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और फांसीवाद। ये 4 मेन आइडियोलॉजीज होती हैं जो वेस्ट में मानी जाती हैं और जिसमें फांसीवाद को लोग आज भी फैसिज्म का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि मुसोलिनी की एक बहुत सिंपल थ्योरी थी। एक लाइन में उसने रखा था कि जो जंग नहीं करता उसका जीने का कोई हक नहीं। अब अगर आप इसे देखें तो अलग अलग चीजें कैसे प्रेजेंट करती हैं। कैपिटलिज्म जो है वो एक बहुत ज्यादा राइटिस्ट, वो एक आदमी की ओर सबको ड्राइव करके ले जाता है। कम्युनिज्म ये कहता है कि जो जितना चाहिए उतना ले, मेहनत से कुछ लेना देना नहीं। अब इन दोनों के बीच में जो एक आइडियोलॉजी बनाई गई, जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आप पाओगे, ये थी सोशलिज्म। और सोशलिज्म को हल्का हल्का राइट करते हुए जब आप कैपिटलिज्म के मार्क्स से आगे ले जाएंगे तो वो बनेगा फांसीवाद। और फिर फांसीवाद इंडिया में भी बहुत फैला, पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और यही एक पॉइंट है कि इंडियंस को आज तक समझ नहीं आया कि फैसिज्म उन्हें क्या कॉस्ट कर रहा है। अब हिटलर, मुसोलिनी, यूरोप एक बहुत अलग पॉइंट है, पर इंडिया में फैसिज्म
की शुरुआत शायद उन 2 गोलियों से ही हुई थी जिसकी वजह से गांधी जी की मृत्यु हुई थी। जब ये दोनों गोलियां नाथूराम गोडसे ने फायर की और वो अपनी कोर्ट में सफाई देने आया, तब उसने कई ऐसे दावे किए जो उस समय भी हमें समझाते हैं कि तब भी शायद न्यूज़पेपर्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गए थे। और इसके बाद ही हमने देखा कि किस तरह कई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी बिल्कुल ही राइटिस्ट ग्रुप को बैन कर दिया गया, जिसमें से एक बहुत कंट्रोवर्शियल नाम था आरएसएस। और फिर धीरे धीरे करके इनके ऊपर बैन भी हटाए गए, पर इनकी पावर भी बहुत कम कर दी गई। तो इस तरह ये जो चीजें हुई इंडिया के इतिहास में, एक सुनहरे इतिहास के कुछ काले पन्ने। गांधी जी की डेथ के बाद भी वो जो उनका इम्पैक्ट पड़ा उनकी डेथ का, वो तो एक बहुत अलग चैप्टर हो जाता है कि किस तरह एक मिराकुलस इम्पैक्ट पड़ा इंडिया में रायोट्स पर, और फिर थोड़ी देर में थम भी गए। इसके बाद ही जब आरएसएस के ऊपर से बैन हटाया गया 1950 के, उसके बाद ही हमने देखा कि आरएसएस ने फाइनली अपना फैसिज्म हल्का सा कैपिटलिज्म पे आके रखा, क्योंकि फैसिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कम्युनिज्म हर जगह को, कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी है, आप कम्युनिज्म सोशलिज्म के बीच में रहना चाहते हैं, इवन सोशलिज्म पे ही रहना चाहते हैं एज ए डेमोक्रेटिक नेशन। पर 2-3 डेमोक्रेटिक नेशंस है जो कि एक कैपिटलिज्म पे हमें लगता है कि रहते हैं। उनमें से एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैपिटलिज्म की जन्मभूमि। पर इस जन्मभूमि में आपने आज तक ये देखा है कि लोग बहुत अमीर हुए हैं, पर यूएस का एचडीआई हमेशा हाई रहा है। और इसी चीज के खिलाफ शायद गांधी जी तब भी लड़ रहे थे कि आप कैपिटलिज्म चूज कीजिए और मुझे एक पर्टिकुलर आदमी को फायदा करवाइए। और यही शायद यूएस तब भी करता है, क्योंकि कैपिटलिज्म या एक तो बहुत राइट या बहुत लेफ्ट आपकी आइडियोलॉजी का होना, ये सिर्फ एक लूप होल ओपन करता है सिस्टम में, जो कि उसे धीरे 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 तोड़ता जाता है। और गांधी जी का एक जो कहना था कि लेफ्ट भी नहीं राइट भी नहीं, सेंटर पे अगर आप किसी चीज को मेंटेन करेंगे तो बचेगी। यूरोप में उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोशलिज्म आज तक बचा, और यही एक प्रॉब्लम आई कि अगर हम कैपिटलिज्म या फिर फासीवाद की ओर नहीं जाएंगे राइटिस्ट ग्रुप को, तो शायद जो हमारा सपना है एक अल्ट्रा नेशनल कॉन्सेप्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, उनका एक फेमस कोट है, उनके कैरेक्टर का एक बहुत फेमस पार्ट है कि पैट्रियोटिज्म बहुत ऊपर आता है मेरी सोच में, अपना देश बहुत ऊपर आता है, पर मैं अपने देश को महान दिखाने के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जाने लेने के लिए कभी तैयार था भी नहीं और कभी रहूंगा भी नहीं, क्योंकि ह्यूमंस, हम हेमोसेपियंस जो हैं वो किसी भी एक अल्ट्रा नेशनल कॉन्सेप्ट से ऊपर आते हैं, क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्ट जो हैं ये हमने बनाई है। हर एक चीज जो आप देखते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बनी है, उससे ह्यूमंस हमेशा ऊपर रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इस चीज को खराब कैसे करना है। भारत देश की जो फाउंडेशन थी वो बार बार डाली गई, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है हमारे देश की, जो बार बार कई अलग पीढ़ियों के द्वारा, कई अलग इंसानों के द्वारा, कई अलग लोगों के द्वारा, कई अलग कल्चर्स, किंग, रीजन्स के द्वारा डाली गई। इंडिया एक ऐसा ग्लोबल पावर नहीं, पर एक ऐसी कंट्री बनी जो कि आज भी अपना स्टैंड ले सकती है। और यही जो नींव थी, यही आखिर में आके इसने काम किया, क्योंकि जब हम चाइना से हारे 1962 में, तब एक ऐसी पोजीशन थी कि क्या अब इंडिया उस वल्नरेबल पोजीशन पर आ गया है कि अब जो डोमिनेंस थी एज साउथ एशियन सुपर पावर, कि साउथ एशिया के एक रीजनल पावर है, वो टूट जाएगी।
तब ये जो नींव थी जिसने इस पूरी बिल्डिंग को सपोर्ट कर रखा था, इसके ऊपर से हम वापस आए। और इस नींव की जो सबसे मॉडर्न लेयर है वो गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऐसे ही कई सारे थिंकर्स, संत, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने डाली है, राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने डाली है। ये शायद इंडिया अकेला एक ऐसा नेशन है जो कि शायद एक एग्जाम्पल सेटअप कर दे कि आपको एक बहुत छोटी पॉपुलेशन नहीं चाहिए, बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए, और अगर आपके पास ये दोनों है नहीं, एक एरिया ठीक ठाक है और उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो फिर आपको एक डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। क्योंकि रशिया जब यूएसएसआर बना व्लादिमीर लेनिन के बाद, जो कम्युनिज्म का गोल्डन एरा था उस समय, जब रशिया में फेमिन आया और उसके बाद एकदम ही रशिया पॉप आउट करके निकला 1923, जब लेनिन पैरालाइज थे और तब भी रशिया पॉप आउट करके निकला। पर जब स्टालिन की रेजिम आई, मतलब स्टालिन ने रशिया को सुपर पावर बनाने के लिए बहुत सारे लोग सैक्रिफाइस कर दिए, बहुत सारे लोगों की, मासूम लोगों की जिनकी कोई गलती नहीं, उनकी जान ली। तो फिर यही एक फर्क है गांधी और नाथुराम गोडसे के बीच में कि अगर आपको कुछ पाना है जिसमें आपके पास रिसोर्सेज सिर्फ लाइन तक के हैं, तब आपको उन रिसोर्सेज को बढ़ाना नहीं पड़ता, आपको उस लाइन तक पहुंचना पड़ता है और वहां जाके फिर आपको अपनी, जहां तक आप पहुंचे हैं, उस हैसियत को अप्रूव करना पड़ता है। यही देखा है कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो फिर उसे सुधारना भी पड़ता है। और एक चीज गांधी जी की बहुत गलत रही कि उस समय भी जो उनका ब्रिटिशर्स को, उन्होंने कई कई पॉइंट्स पे ऐसा रहा भी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को छोड़ दिया, उन्होंने लीव कर दिया, पर शायद उनकी वो एक अप्रोच भी रही कि ह्यूमैनिटी हमेशा पैट्रियोटिज्म से ऊपर रहेगी। किसी को बहुत ही क्रूअल तरीके से अगर मारा गया, तब गांधी जी ने तभी वापस लिए थे अपने आंदोलन। तो फिर यही एक पॉइंट रहा जिसने फर्क डिफाइन किया, एक सुपर पावर जहां पे लोग खुश नहीं है और एक सुपर पावर जहां पे लोग खुश हैं। यूएस इस दुनिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, थर्ड बिगेस्ट कंट्री, तो यूएस के पास उतना लैंड है कि अपने लोगों को सपोर्ट कर सके। रशिया, जैसे आज हम सुपर पावर तो नहीं, बट हम कह सकते हैं कि थर्ड इन पावर, थर्ड इन कमांड इस दुनिया का रशिया ही है। और रशिया के पास भी, रशिया की पॉपुलेशन बांग्लादेश से भी छोटी है और रशिया के पास साइबेरिया है, तो एक इनफ एरिया है रशिया के पास कि अपने लोगों को सपोर्ट कर सके। इंडिया के पास एकदम इक्वल तो नहीं है, हम अपसाइड डाउन तो जरूर है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्काईरॉकेट कर गई है, पर तब भी इस पॉपुलेशन को कहाँ यूज कर सकते हैं हम, उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंडिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन पहुंची थी 1 AD में, मतलब बिल्कुल क्राइस्ट के जन्म के बाद हमारी पॉपुलेशन 10 लाख पहुंच गई थी। और आखिर में जब कहते हैं कि वो मॉडर्न एरा का ले डाउन, यानी बैटल ऑफ बक्सर या फिर प्लासी या फिर और उससे आप हल्का आगे जाना चाहें तो मराठा एम्पायर का डिमोलिशन 1818 में, तो तब तक हमारी पॉपुलेशन 25 करोड़ के आसपास थी और फिर ऐसी बढ़ी कि रुकी नहीं। और आज भी अगर आप देखें, इंडियन एथनिसिटी जो कि आज भी कई देशों में एशियंस के और काउंट किए जाते हैं, इंडियन से अलग, क्योंकि हमारा कॉन्टिनेंट तो वही है, पर अगर आप इंडियन एथनिसिटी देखें तो हम 140 करोड़ इंडिया में है और ऑलमोस्ट 30 करोड़ बाहर, अब दूसरी सिटीजनशिप के साथ, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और बहुत सी इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस जहां हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। तो फिर ये जो प्रॉब्लम रही है इंडिया के साथ कि पॉपुलेशन भी थी, रिसोर्सेस थे, करने की कोशिश भी की, पर कुछ ना कुछ हो गया, नींव जो थी वो जो बेस था इतना स्ट्रांग नहीं था, और बहुत, अब मेरे हिसाब से बहुत महान लोगों ने अपनी जान दे दी नींव को बनाते बनाते। सरदार भगत सिंह, गांधी जी और कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शायद तथाकथित जो मृत्यु थी वो भी इसमें काउंट कर ही ली जाएगी। तथाकथित तो शायद वो थी, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो मैं नहीं जाऊंगा। इन लोगों ने माफ कीजिएगा, अपनी जान दी की देश की आजादी करवाई थी। और शायद कई लोग ये भी कह देते हैं कि 2014 में आजादी भीख में मिल गई थी। ऐसे लोग आज हमारे देश में भीख मांगने की हालत में भी नहीं आए। जिनको लगता है कि आजादी भीख में मिल गई थी, उन्हें ये भी समझना चाहिए कि अगर आजादी नहीं मिलती तो आज वो भी अंग्रेजों से भीख मांग रहे होते। विंस्टन चर्चिल कभी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर की पकड़ छूटे। विंस्टन चर्चिल शायद यूनाइटेड किंगडम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रहे होंगे, पर जहां ब्रिटिश एम्पायर में आ जाते हैं वहां विंस्टन चर्चिल के टाइम पे मची हुई एट्रोसिटीज भयानक है। विंस्टन चर्चिल एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी है पैट्रियोटिज्म के, और एक बहुत बुरे एग्जाम्पल है कि जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रेजेंट किया था, नेवर, एक आपको सोचना ही नहीं है कि आपका पैट्रियोटिज्म किसी ह्यूमन की जान ले ले। पैट्रियोटिज्म शुड बी नेवर ओवर द पोजीशन ऑफ ह्यूमैनिटी। विंस्टन चर्चिल ने शायद उस समय यूरोप को बचाने के लिए एशिया, अफ्रीका, 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, और कह लीजिए थोड़ा बहुत साउथ अमेरिका, पूरे कॉन्टिनेंट को सैक्रिफाइस, मतलब पूरे दुनिया को सैक्रिफाइस करने की सोच ली थी सिर्फ उस एक एम्पायर को बचाने के लिए। और इसके बाद ही हमने देखा कि ब्रिटिश एम्पायर गिरता रहा, इंडियन इंडिपेंडेंस हुई, और फिर बंगाल फैमिन भी उनके ही टाइम में आया था। तो फिर यही एक एग्जाम्पल बनता है हाउ शुड नॉट बी अ मैन, अ पर्सन, कीप हिज पैट्रियोटिज्म। गांधी जी was a perfect example. Even most of the Indian freedom fighters kept their patriotism under humanity. Patriotism should never pass the limits of humanity that have kept from, like India, like in the culture of India, that have been deeply rooted. Whenever we pass the limits of humanity to promote our patriotism, we lose and lose and lose again and again and again. Marathas wrecked open Bengal. Bengal didn't have any money. Hundreds of years that was impact, like 300 years of impact. They looted the money of 300 years. When Bengal earned, they didn't have the people to face. They didn't have the courage to face the British invasion. And like when Bengal was regrowing, everybody wanted to be the king of Bengal. Bengal was a stable economy for thousands of years. If it was not growing, it was not falling, it was just perfect. And what had happened at this point, like the Maratha invasion, disbalanced the ecosystem of Bengal. Like Maratha expanding everywhere. In Shivaji Maratha, like they expanded from the south, from Cuttack. And what was their expansion cost was the extreme taxes everywhere. On Rajasthan, and Punjab was the only state that was given, that some parts of Punjab that was that time under the Sheikhs and control of Marathas, they only give the state
to maintain the friendship and the relationship with Sikhs. And this had happened. What caused Nadir, Ahmad Shah Durrani to come to India and face Marathas in Panipat. Like, everybody knows about the second Punic War. I have a video on it. I will put it in the description. What was the biggest regret of the Roman, that they lost too much people, too much sources, that they go and fight it and never waited exhausted Hannibal Barca to come to Rome. And that the strategy that Hannibal developed and defeated Romans again and again and again until they saw it. And this was the problem. Marathas should have never gone to fight in Panipat. They should have stayed in Maharashtra and wait Ahmad Shah to come in their empire, while going outside in a place that they never know the geography, the culture, the winter, how harsh was it. It's not about Mahatma Gandhi. It's not about the father of the nation. It's not about any freedom fighter. It is about the nation. The nation has never succeeded by doing that kind of thing, that we are over everybody. If we want to be over everybody, do not have to talk to anyone. Like, this was a mistake of Ukraine that they are still paying for. They shouldn't have going too much daring to Russia, because they know Russia is the godfather and one of the biggest states in the world. Is the biggest. They are the third in command of the world, and Ukraine knows. Belarus, Ukraine, Central Asian countries, they have to obey Russia, because Russia was the one who kept them alive. Like, the Russian expansion of Russian Empire ragged them off. Ragged them. Mongols ragged Kiev, that we have seen still the impact, and they just, what we say in Hindi, like Dhindora peet ke kaam karenge. And they shouldn't have done it. They should have quietly gone in EU, then NATO. Like, they have the protection of EU, and Russia never interfered. Like what Finland did, they quietly did it, and make the people of any other nation, like, slightly don't know about it. It was on the social media, but they did it fast, they did it quiet, and they did better from Ukraine. And this is what the story has become. Like, every time you have an example in the world history, what we learn in world's history, that you shouldn't have done that. Third Panipat War, you shouldn't have go there and let it be a war of another place, because Durrani wasn't gonna stop. But Durrani did not even understand the geography of central India. Afghanistan is mostly rough terrain, high mountains, that you can, rocky mountains, high and rocky, you can walk on. But he didn't know the terrain of central India, and that was Nathuram Godse, that he didn't know the impact of Gandhi's death. If we hadn't killed Gandhi, we have, like, not India only, the world have gotten more teachings, and the world would be a better place. But still, Nathuram Godse did it because he was a driven person. And if he ever wanted, like, I have seen people saying he was a real Deshbhakt. If he wanted to be a Deshbhakt, he should have done it in the manner of India that we see. We did it from books. We did it from saying. We do it from the people. India is a land where you have to obey your people.
India was every time Magad, the biggest empire of ancient India, had every time had a revolution against an empire or a revolt against an empire. And those who did not get a revolt, only one who did not get a revolt was the Mauryans. They were mighty Mauryans, but they understand that the killing the people is not the work of a king, not order of the king. This what was first layer of the base in India, base of the nation of India, Meluha, Bharat. This is the nave that we do it sincerely every time. Jai Hind, Jai Bharat.